हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग सिंपल फिजिक्स पढ़ रहे थे। सिंपल फिजिक्स में हम लोगों ने, साधारण फिजिक्स में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ ली थी। तो शुरुआत से हमने स्टार्टिंग किया था इसका। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, जानकर अच्छा लगा कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। वास्तव में फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और सत्य इसके लिए ज़रूरत है कि हमें जो फिजिक्स की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। यही चीज़ें हम मिस कर देते हैं और बाद में हमारे लिए ये सर दर्द हो जाती है और फिजिक्स हमें बहुत कठिन लगने लगती है। तो इसीलिए हमने एकदम शुरुआत से पदार्थ से बताना चालू किया था और सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पहले में पार्ट समझ लेते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए एक बार नज़र डालते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया था और पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ अगर है तो उसके पास द्रव्यमान भी होगा और उसके पास ऊर्जा भी होगी। ऊर्जा की बात को हमने किनारे रख दिया था कि ऊर्जा को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। अब आते हैं द्रव्यमान पर। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान कहीं पर है तो उसमें दो गुण आते हैं। एक गुण होता है जड़त्व का, दूसरा गुण होता है बल का। हमने जड़त्व के बारे में बताया था कि जड़त्व जो होता है वो अपने अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के विरोध, परिवर्तन का विरोध करता है। और बल क्या है? बल वह वाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं बल एक धक्का या खिंचाव है। या तो आप किसी चीज को ढकेलते हो या तो आप खींचते हो, तभी आप बल लगा पाते हैं। अगर बल को भी हमने बांटा था तो बल को भी दो टाइप में बांट लिया। एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल वो होते हैं जहाँ पर बल लगाने के लिए हमें दो बॉडी को, दो वस्तुओं को आपस में टच कराना पड़े, छूना पड़े। वो असंपर्क बल वे होते हैं जहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर दूर से ही बल लगा ले सकता है, उसको छूने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। असंपर्क बल में हमने तीन बल बताए थे: गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है वो बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब आते हैं संपर्क बल में। एक पेशीय बल था और एक घर्षण बल था। घर्षण बल को भी हमने तीन पार्ट में बांटा: एक स्थैतिक घर्षण, एक सतही घर्षण और लोटकन घर्षण। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 या पार्ट 2 जरूर देख लें, तभी उनको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर बताई। अब लास्ट में हमने बताया था कि बल बराबर F, अब बल को F से प्रदर्शित करते हैं और M × A होता है, यानी बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल को F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। A यानी एक्सेलरेशन। अब देखिए, द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो होती है किलोग्राम और त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि जो बल का मात्रक होता है, यानी बल का जो मात्रक होगा, बल का जो मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसी मात्रक को, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो बल का मात्रक हम सीधे सीधे न्यूटन भी कहते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब बात यहाँ पर आई कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमें जानना है कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण जान ले। हम यहाँ पर यह भी आपको बता रहे थे कि बल पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव, पहले आप इसी से देखेंगे कि पहले तो हम ये जानेंगे कि त्वरण क्या होता है। और त्वरण को जानने से पहले भी हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो आइए जानते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें वो क्या होती हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सूत्र पढ़ा होगा। एक सूत्र पढ़ा होगा चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा
समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। एक दूसरा होता है वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। चाल को अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पीड, तो वेग को अंग्रेजी में हम कहते हैं वेलोसिटी। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। अगर हम दूरी और विस्थापन समझ गए तो हम चाल और वेग भी समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। तो आते हैं, पहले बात करते हैं दूरी। दूरी की अगर परिभाषा दें, किताबों में लिखा होता है वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई तो क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी को हम किस में मापते हैं? तो दूरी का मात्रक जो होगा, दूरी को हम हमेशा मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर। ये परिभाषा हो गई दूरी की, कि वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है विस्थापन। विस्थापन का परिभाषा कहता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? विस्थापन का भी मात्रक मीटर ही होता है। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। फिर से देखिए, आपके सामने लिखा। अब आइए समझते हैं कि बात क्या है, दूरी और विस्थापन में फिर अंतर क्या होगा। हमने कहा कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। तो आइए जरा इसको डिटेल से समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर देखिएगा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से पूरब दिशा की ओर चलना चालू किया और मान लेते हैं कि ये 10 मीटर चला, 10 मीटर चला। फिर ये क्या कहते हैं? दाहिने साइड मुड़ गया और यहाँ पर इसने 5 मीटर चला, ये दूरी 5 मीटर चला। फिर ये वापस इस साइड मुड़ जाता है तो यहाँ तक चल के 10 मीटर फिर चलता है, 10 मीटर। तो अब आपसे पूछे, ये व्यक्ति यहाँ से चल करके अब यहाँ पर ये इस संदर्भ यहाँ पर है। अब आपसे पूछेगा कि इस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की, या ये व्यक्ति कुल कितना दूरी चला। तो हमने परिभाषा बताई थी कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई। तो पहले ये इधर चला 10 मीटर, फिर ये इधर चला 5 मीटर, फिर ये इधर चला 10 मीटर। तो टोटल दूरी जो हमारी हो गई, दूरी हो गई 10 + 5 + 10, यानी दूरी हो गई हमारी टोटल 25 मीटर। कुल पथ की लंबाई को हमने नाप लिया तो दूरी हो गई हमारी 25 मीटर। अब आते हैं, बात करते हैं विस्थापन पे। विस्थापन पे बात करते हैं। देखिए, कहता है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब जो सबसे छोटी दूरी हो सकती है वो दूरी। तो कहने का मतलब
पहले वस्तु हमारी यहाँ पर, व्यक्ति कहाँ पर था, पहले इस बिंदु पर था, फिर ये यहाँ से इधर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये इस साइड आया और इस समय यहाँ पर, यानी ये है प्रारंभिक स्थिति, ये है प्रारंभिक स्थिति और ये है अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। अब देखिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? तो इसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी ये यही वाली दूरी होगी, जो इसकी न्यूनतम दूरी होगी ये वाली दूरी होगी। तो अब देखिए ये दूरी हमारी कितनी होगी, अगर हम इसको आयत मान लें तो ये बराबर इसके है, तो ये बराबर इसके होगा, यानी विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, 5 मीटर। बात समझे, विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया 5 मीटर। तो ये था दूरी और विस्थापन में अंतर। एक उदाहरण और लेकर के हम समझ लेते हैं कि देखिए, अगर सपोज कीजिए फिर से हम ऐसा ही चित्र बनाते हैं। एक व्यक्ति है, ये यहां से इधर चला 5 मीटर, फिर इधर मुड़ गया 10 मीटर, फिर इधर मुड़ गया 5 मीटर और फिर ये वापस अपनी जगह पर यहीं पर आ गया, यानी दोबारा यहां पर आ गया, जहां से चला था वहीं पर आ गया। अब अगर आपसे पूछे कि दूरी क्या होगी, दूरी के लिए कुछ करना ही नहीं है, सारी दूरियों को आप एक साथ नापेंगे, 1 2 3 4, ये 10 तो ये भी 10, टोटल दूरी हो जाएगी 5 + 10 + 5 + 10, यानी हो गया 30 मीटर। टोटल दूरी हो गई हमारी 30 मीटर। लेकिन अब यहां पर अगर बात आई विस्थापन की, विस्थापन की अगर हम बात करें तो कहता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। सब देखिए यही हमारा प्रारंभिक स्थिति है और यही हमारा अंतिम स्थिति है, यही हमारा प्रारंभिक स्थिति है और यही हमारा अंतिम स्थिति है, यानी वस्तु जहां पर थी वापस वहीं पर पहुंच गई, तो दोनों के बीच की अब तो कोई दूरी रह नहीं गई। तो ऐसी कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां से ये नीचे की तरफ चला, फिर इस साइड यहां पर चला, अब इस समय ये यहां पर आके खड़ा हो गया, इस समय यहां पर आके खड़ा हो गया। अगर ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो आपसे पूछेगा कि टोटल दूरी तो आप कहोगे 10 और 5 हो गया 15। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं इसके बीच की विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन इसके दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी जो होगी वो विस्थापन ये होगा, ये वाली दूरी होगी, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी सबसे यही होगी, तो विस्थापन जो होगा ये दूरी होगी। तो बात समझ में आ गई, दूरी और विस्थापन क्या है। अगर एक लाइन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए फिर से हम एक व्यक्ति बनाए, ठीक, ये यहां से चला, यहां पर ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक की दूरी है 10 मीटर। अब ये वापस फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है और यहां पर आके रुक जाता है, और यहां से यहां तक की दूरी है 6 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी है 6 मीटर। तो अब देखिए ये पहले इधर से इधर गया और फिर वापस आकर के यहां पे आकर के रुक गया। ये व्यक्ति पहले यहां से यहां तक गया, फिर यहां से आकर के वापस यहां पर रुक गया। तो दूरी देखिए, दूरी क्या होगी, ये कितनी दूरी चला, कितनी लंबाई तय की इसने, तो पहले तो इसने इधर 10 मीटर गया, फिर वापस ये 6 मीटर आया, तो दूरी हो गई 10 + 6 यानी हो गया 16, दूरी हो गई हमारी 16 मीटर। अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति इसकी ये थी, अंतिम स्थिति इसकी ये है, तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो यही दूरी होगी। ये दूरी कितनी होगी, देखो तो यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 6, तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हमारा हो जाएगा 10 - 6 यानी 4 मीटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अंतर की दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। मोटा मोटी यही याद रखेंगे आप कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल
पथ की लंबाई, यानी जितनी लंबाई वो तय करता है वो होता है दूरी। और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम विस्थापन। न्यूनतम स्थिति को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है विस्थापन। अब अगर आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया तो वेग, चाल और वेग भी समझ में आ जाएगा। चाल में हम क्या लेते हैं? देखिए चाल क्या होता है। जब भी चाल और वेग की बात होगी तो हमेशा दो चीजों की बात होगी। आपसे जैसे कहा जाता है, जैसे आप कहें कि मैं इलाहाबाद से लखनऊ 2 घंटे में पहुंच गया, तो अगला आपसे पूछेगा अरे यार कितनी तेजी से चले तुम, कौन सी स्पीड थी तुम्हारी? तो स्पीड की जब भी बात आएगी तो यानी आप उसमें समय की भी बात करेंगे। स्पीड की जब भी बात होगी समय की भी बात करेंगे। और हमने यहाँ पे लिखा है चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर चाल की परिभाषा हम दें तो चाल कहता है, चाल का मतलब होता है एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी आप 1 सेकंड में कितने मीटर, अगर दूरी का मात्रक देखें तो मीटर प्रति सेकंड होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में आप कितने मीटर चल लेते हैं। जितने मीटर आप चलेंगे वही कहलाता है स्पीड। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो वेग का परिभाषा क्या हो जाएगा? वेग का परिभाषा हो जाएगा एकांक समय में वस्तु का विस्थापन। एकांक समय में वस्तु का विस्थापन, ये चाल की परिभाषा हो गई। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग क्या हो गया? एकांक समय में वस्तु का जो विस्थापन होगा वो कहलाएगा वेग। अब आपको हमने अभी बता दिया कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। ये तो हो गई हमारी दूरी और विस्थापन, चाल और वेग। अब लास्ट में आता है हमारा त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्सीलरेशन। देखिए जब भी कोई वस्तु अगर विरामावस्था में रहती है, एक वस्तु ये है अभी ये विरामावस्था में, तो विरामावस्था में यानी ये रेस्ट पर है, न हिल डुल कुछ भी नहीं रहा है। तो विरामावस्था में किसी भी वस्तु की जो चाल होती है, प्रारंभिक चाल होती है, वो 0 होती है। क्या होती है? प्रारंभिक चाल होती है 0, यानी प्रारंभिक चाल को हम लिखते हैं u से, और u बराबर हो गया 0। अगर इस पर हम कोई फोर्स लगाए और ये आगे की तरफ ऐसे ऐसे गति करते हुए चलने लगे, जहां पर ये इसकी अंतिम स्थिति होगी उससे पहले, जिसको हम कहेंगे अंतिम चाल या अंतिम वेग, जिसको हम v से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? v से। तो कोई भी वस्तु विरामावस्था में रहती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है या प्रारंभिक चाल जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना वेग बढ़ाता है। मान लीजिए पहले 1 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था, फिर अगले 1 सेकंड में इसकी चाल हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में इसने कर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी हर सेकंड में इसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। और अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण की परिभाषा भी होती है कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, यहां पर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बाइक आप देखें, बाइक में एक्सीलरेटर होता है, जिसको आप ऐसे ऐंठते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ भागती है, और जितना ज्यादा आप उसको ऐंठेंगे, घुमाएंगे, उसकी स्पीड और ज्यादा तेज बढ़ती चली जाती है। तो आप देखें जब बाइक
स्टार्ट आप करते हैं तो जिस समय बाइक स्टार्ट करते हैं उस समय उसकी वेग 0 होता है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे हटते हटते उसको आप 40 की स्पीड पर, 50 की स्पीड पर, 60 की स्पीड पर, 110 की स्पीड तक लेकर के भगाते हैं। तो यानी हर समय जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है आप अपने वेग में भी परिवर्तन कर रहे हैं, आप अपने स्पीड में भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो उसी से हमने परिभाषा निकाल लिया कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, जहां भी दर लग जाए, समझ लीजिए समय की बात कर रहा है, यानी एक ही समय में बार बार आप क्या कहते हैं, अपना वेग बदल रहे हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण को हम लिखते हैं ए से, त्वरण को हम लिखते हैं ए से। और वेग परिवर्तन, प्रारंभिक वेग है हमारा, वेग परिवर्तन कैसे होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ पर 0 था इसका वेग, और यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड, या इसको मान लेते हैं यहाँ पर u है इसका वेग और यहाँ पर v है। तो हम दोनों में अंतर कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ा, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि वेग को कितना परिवर्तन हुआ। तो हम लिखेंगे a बराबर v माइनस u, और नीचे लिखा है दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो v माइनस यू बटा t, ये हो गया त्वरण का सूत्र, जहां u बराबर है प्रारंभिक वेग और v बराबर है अंतिम, वेग। तो अब देखिए, अगर हम त्वरण का मात्रक निकालें, v भी क्या है, वेग है, u भी वेग है, वेग को वेग में से घटाएंगे वेग ही आएगा, और नीचे समय। तो त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ऊपर हम जो लिखेंगे v माइनस यू, इसको अगर हिंदी में लिखने के बाद, यहाँ देखिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। अगर हम इसका मात्रक निकालें तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब ये ऊपर मीटर प्रति सेकंड है तो ये हो जाएगा, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर बटा सेकंड गुणे सेकंड, ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम यहां से लिख सकते हैं कि त्वरण का मात्रक हमारा क्या हो गया, मात्रक बराबर हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप बात समझ गए होंगे कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन t, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जहां v क्या है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और v क्या है, अंतिम वेग है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में कमेंट्री में कहता है कि इस बॉलर ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। कभी आपने सोचा कि कैसे वो काउंट कर लेता होगा कि 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक दिया। मान लीजिए अब हम लोगों ने विज्ञान बहुत पढ़ लिया है, देश ने काफी प्रगति कर ली है, पूरे वर्ल्ड ने, तो अब तो एक मशीनें आ गई हैं, वो तुरंत बता देता है भाई इसकी स्पीड इतनी है। लेकिन जब मशीनें नहीं रही होंगी, या जब जिसने इस मशीन को बनाया होगा उसने कुछ दिमाग लगाया होगा कि कौन सा नियम इसने लगाया कि तुरंत वो बता देता है कि इसके बॉल की स्पीड इतनी है या इतनी तेजी से गेंद फेंक रहा है। देखो उसका भी एक सिंपल सा, इसी स्पीड से ही या वेलोसिटी से हम निकाल लेंगे, स्पीड से ही हम निकाल लेंगे। हमको स्पीड ही पता करनी है कि गेंद की स्पीड कितनी होती है। स्पीड यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप बिना मशीन के भी किसी गेंदबाज की गति पता कर सकते हैं। आप जानते हैं क्रिकेट में जो पिच की लंबाई होती है वो फिक्स होती है। क्रिकेट में जो पिच की लंबाई होती है वो फिक्स होती है। जब बॉलर यहां से गेंद फेंकता है
और गेंद यहाँ से छूटती है इसके हाथ से, तब से काउंट किया जाता है। जैसे ही इसके हाथ से गेंद छूटी, वहां से आप समय को काउंट करना चालू कर देंगे। और जब यहाँ पर बैट्समैन को ये क्रॉस कर जाए, मान लीजिए ये बैट्समैन यहाँ पर खड़ा है और इसको ये बॉल यहाँ से क्रॉस कर जाए यहाँ पर, यानी इतनी दूरी, बॉल इतनी दूरी तय करने में जितना समय लिया, कोई बॉलर ऐसे गेंदबाजी कर रहा हो, वहीं पर आप क्या कहते हैं, कैमरा ऑन कर दीजिए। जैसे उसके हाथ से गेंद छूटे, क्या कहते हैं, कैमरा को ऑन कर दीजिए और फिर जैसे ही गेंद क्रॉस कर जाए बैट्समैन को, वैसे ही कैमरे को बंद कर दीजिए। आप उससे ये पता कर पाएंगे कि कितना, या स्टॉप वॉच ले लीजिए, स्टॉप वॉच में टाइम स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कैसे। ये दूरी आपको पता है 20.4 मीटर होती है, 20.4 मीटर, कंफर्म नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्रिकेट की पिच की लंबाई शायद इतनी ही होती है। और मान लेते हैं कि इसको क्रॉस करने में 3 सेकेंड या 4 सेकेंड का समय लिया, तो आप सीधे स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है हमारी 20.4 मीटर और समय है हमारा 3 सेकेंड। तो आपको स्पीड पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 18, 2 20, 3 8 24, 6.8 मीटर पर सेकेंड, 6.8 मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6.8 गुणे 5 बटा 18/5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 9 5, 1 6, 5 3 15, 3 18, 5 6 30, ये हो गया 1.36 गुणे 18, 108, 34, 18 × 9 18 3 21, ये हो गया करीब 214.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने ये गेंदबाजी की। ये हमने कर दिया किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्पीड चाल निकालते हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं, बल हम पढ़ रहे थे, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्वरण क्या होता है। हमने एक उदाहरण दिया था जिस पर एक कमेंट भी आया था, किसी ने कहा कि सर आप ये उदाहरण गलत दे रहे हैं कि डंडे को अगर हम धीरे से मारें तो कम चोट लगती है और ज्यादा तेज से मारें तो कोई अंतर फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके दैनिक जीवन में ऐसा आप महसूस करते हैं? हम आपको डंडे को धीरे से मारेंगे तब ज्यादा चोट लगेगी कि जोर से मारेंगे तब ज्यादा चोट लगेगी? जोर से, सीधी सी बात है, जोर से मारेंगे तब ज्यादा चोट लगेगी। जोर से मारने का मतलब हमने अपने हाथ को जल्दी से, आपकी डंडे को जल्दी से आपके हाथ पर मारा, यानी डंडे की स्पीड हमने बढ़ा दी। क्या की? डंडे की स्पीड हमने बढ़ा दी। अब देखिएगा F = होता है ma। हम वो जवाब दे रहे हैं आपका जिन्होंने कमेंट किया था। F = होता है m × a। अब देखिए, मान लेते हैं कोई डंडा है जिसका वजन है 1 किलोग्राम। डंडे का वजन कितना है? डंडे का द्रव्यमान, वजन नहीं, द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। डंडे का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। पहली कंडीशन में एक बार हम धीरे से मारते हैं, धीरे से मार रहे हैं, यानी हमारी जो स्पीड है, स्पीड जो है, चाल जो है हमारी, डंडे की चाल जो है वो है हमारी 3 मीटर प्रति सेकंड। 3 मीटर प्रति सेकंड। दोबारा हमने क्या किया? चाल को बढ़ा दिया, चाल को हमने बढ़ा दिया, इसको कर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, अब अगर हम यहां से F का मान निकालें, A बराबर होता है वेग पर v माइनस u बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। फिर से समझिएगा, जब हमने डंडा ऐसे उठाया, अभी यहाँ पर हमने उठाया हुआ है, यानी अभी ये डंडा रुका हुआ है, तो प्रारंभिक वेग का मान कितना होगा? 0 होगा। अभी जो हमने कहा था विरामावस्था में किसी भी चीज का वेग का मान 0 होता है, तभी प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा? 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग यानी u बराबर हो गया 0। तो A1 निकाल लेते हैं पहली कंडीशन के लिए, जब हम धीरे से मार रहे हैं।
और u बराबर और v बराबर कितना है, v बराबर हमने लिया ये अंतिम वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे ही तो यहां से हम निकाल लेंगे a1 बराबर हो जाएगा v यानी 3 माइनस 0 और टाइम हम मान लेते हैं यहां से यहां तक 1 सेकंड, इसको टाइम लगा 1 सेकंड t बराबर, इसको टाइम लगा 1/2 सेकंड। अब देखिए ये 3 माइनस 0/1 यानी a1 बराबर आ गया 3। अब यहां से अगर हम बल का मान निकालें तो बल बराबर होता है m इंटू ए, F बराबर हो गया m का मान, डंडा जो द्रव्यमान है वो तो बदलेगा नहीं, तो m तो हमेशा 1 रहेगा। और यहाँ पर a की जगह हम a1 अगर लें, ये हो गया 1 × 3 यानी F बराबर हो गया 3 न्यूटन। पहले कंडीशन में जब हम धीरे से मार रहे थे तो 3 न्यूटन का बल लग रहा था। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। इस कंडीशन के लिए भी देखिए u बराबर क्या था 0, v बराबर क्या था, v बराबर हमारा था 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा a2 क्या हो जाएगा v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी, और v हमारा है 10 माइनस 0 और यहाँ पर t हमने कितना माना 1/2, ये a2 बराबर हो जाएगा 10/1/2, ये 2 पलट के ऊपर चल गया, a2 बराबर हो गया 10 × 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी कंडीशन के लिए f का मान निकालें यानी बल का मान निकालें, ये हो गया बल F बराबर m इंटू ए। F बराबर द्रव्यमान तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, डंडा तो वही है, डंडा तो हमने चेंज नहीं किया है, ये हो जाएगा 1 और a का मान अब हम यहाँ पर रखेंगे दूसरी वाली कंडीशन से 1 × 20, F बराबर कितना हो गया 20 न्यूटन। अब बताइए जहां बल का मान ज्यादा होगा वहां ज्यादा चोट लगेगी, जहां बल का मान कम होगा वहां ज्यादा चोट लगेगी। तो सीधी सी बात है, जहां बल का मान ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा चोट लगेगी। यानी अगर हम वेग को बढ़ाते हैं तो बल का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है जब हम वेग बढ़ाएंगे तो त्वरण का मान भी बढ़ेगा, जब हम वेग बढ़ाएंगे तो त्वरण का मान भी बढ़ेगा, और जब त्वरण का मान बढ़ेगा तो उसको जब हम द्रव्यमान में गुणा करेंगे तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। तो बल हमारी दो चीजों पर तो सीधा सीधा निर्भर, यहाँ से आप सीधे सीधे कर रहे हैं कि बल एक तो m पर यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और दूसरा बल किस पर निर्भर करता है a पर निर्भर करता है, यानी उसके वेग पर भी निर्भर करता है। तीसरी कंडीशन न्यूटन बाबा थे हमारे, उन्होंने बताया था कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा। इसके लिए न्यूटन जी ने एक फार्मूला हमें बताया था, उससे हमें ये पता चलेगा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल का मान उनकी दूरी पर भी निर्भर करता है, उनकी दूरी पर भी निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर। देखो कहता है मान लीजिए एक द्रव्यमान, एक वस्तु यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान है m1, एक वस्तु यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान है m2, और कहता है कि इसके बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं r मीटर है। कितना है r मीटर। तो न्यूटन ने कहा था कि दो, हमने आपसे क्या बताया था कि कोई भी वस्तु है जिसके पास द्रव्यमान है उसके पास बल लगाने की क्षमता आ जाती है, और वो बल कौन सा बल होता है, वो बल होता है गुरुत्व बल, यानी अपनी तरफ खींचने की क्षमता। तो दूर रहते हुए ये दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल F होता है वो तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये अनुक्रमानुपाती का साइन हमने बनाया तो F अनुक्रमानुपाती हो गया m1 गुणा m2, इसको समीकरण 1 मान लो। फिर उन्होंने कहा कि उन दोनों वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल है वो उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कहा उन्होंने, जो F होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम उल्टा लिखेंगे 1/r
आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लिखते कि बीच की दूरी के वर्ग के अनुकमानुपाती होता है, तो हम सीधे लिखते एफ अनुकमानुपाती आर स्क्वायर। लेकिन हम कह रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम अनुकमानुपाती का साइन ऐसे ही लगाएंगे और इसको उल्टा कर देंगे। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये दोनों पक्ष क्या होगा, तो एफ अनुकमानुपाती इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं m1 m2 अपान आर स्क्वायर, m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जब भी फिजिक्स में या मैथ में ये साइन यानी अनुकमानुपाती का हम साइन हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं, कोई ना कोई एक नियतांक लाते हैं, और नियतांक वो होता है जो कभी भी बदलता नहीं है, किसी भी दशा में उसका मान नहीं बदलेगा। नियतांक का मतलब ये होगा कि जो m1 m2 है और r का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। इसको हटा करके हम लिखते हैं f बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये दो वस्तुओं के बीच कितना बल लगेगा उसके लिए न्यूटन ने ये फार्मूला हमें बताया, जहां आप जानते हैं F क्या है, बल है, m1 m2 क्या है, m1 कामा m2 वस्तु का द्रव्यमान है, r क्या है, बीच की दूरी, और जो ये बड़ा सा कैपिटल G देख रहे हैं, कैपिटल G, इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G बराबर क्या होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो कैपिटल G का मान अगर हम यहां से निकाल लें इस सूत्र से, देखिए आप इसका भी सूत्र निकाल सकते हैं कि G बराबर क्या होगा इसी से। देखिए लिखा क्या है, F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। इसको आप तिरछा गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बराबर G m1 m2। अगर यहां से हम G का मान निकालें तो G बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। ये G का फार्मूला आ गया, यानी कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला आ गया, G बराबर एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक कैसे निकलेगा, देखिए F का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, R इनके बीच की दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो आप लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। M यानी द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और चूंकि 2 द्रव्यमान है तो आप लिखेंगे किग्रा इंटू किग्रा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ये हमारा मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर यानी n इंटू एम स्क्वायर अपान किग्रा स्क्वायर यानी केजी स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो गया। तो अब हमें लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते चलते फिर से हम बता देते हैं कि बल का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जितना ज्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उसके द्वारा लगने वाला बल भी उतना अधिक होगा। फिर दूसरा वेग पर भी निर्भर करता है कि कितनी वेग से हम किसी द्रव्यमान को ले जा रहे हैं, या और तीसरा अगर दो वस्तुओं के बीच बल की हम तुलना करें, लगने वाले बल की तुलना, तो जो उनके बीच की दूरी होती है उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा है। अगर देखो r का मान हम बढ़ाएंगे, तो f का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर r का मान हम कम करेंगे तो f का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर इधर वाला बढ़ाएंगे तो इधर वाला भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मान होता है कि अगर इधर वाला बढ़ाएंगे तो इधर वाला घटेगा, अगर इधर वाला बढ़ाएंगे तो इधर वाला घटेगा।
तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये तो था बल के बारे में एकदम बेसिक छोटी छोटी जानकारी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, भार पढ़ेंगे और फिर हम ऊर्जा पर चलेंगे कि कार्य क्या होता है, भार क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, क्या तीनों का आपस में कोई संबंध होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। अगर आपको हमारी बताई गई बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को और उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। जो ना समझ में आए वो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं चैनल पे। हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब हम आप तक पहुंचाएं। आप चैनल वीडियो खोलिए, अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में इससे संबंधित, तो आप वहां पर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं अगले किसी भी पार्ट में मैं आपके उन उत्तरों का, क्वेश्चनों का आंसर जरूर दूंगा। धन्यवाद।